आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। फंक्शन यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, फलन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल की वीडियो में आपने ये देखा कि रिलेशन किसे कहते हैं, अर्थात संबंध किसे कहते हैं। तो संबंध और फलन ये आपके चैप्टर का ही नाम है, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत आपको दोनों ही चीज़ों को पढ़ना है। तो संबंध आप समझ चुके हैं, फलन क्या होता है इसको समझने के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुच्चय ए से बी में संबंध आर, यानी समुच्चय ए से बी में कोई संबंध है जिसका नाम हमने दिया है आर, फलन कहलाता है। यदि यानी फलन कहलाएगा, लेकिन उसकी शर्त है। तो क्या शर्त है? यदि पहली शर्त क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के किसी अवयव से होना चाहिए। समुच्चय अवयव में जितने भी अवयव हों उनमें से सभी अवयवों का ऐसा कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका संबंध समुच्चय बी के अवयव से ना हो। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से नहीं होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए में एक अवयव है, उसका संबंध आप समुच्चय बी के दो अवयवों से कर दें, तीन अवयवों से कर दें, चार अवयवों से कर दें तो गलत हो जाएगा। मतलब फिर वो संबंध तो खैर है ही, परंतु वो फलन नहीं। जैसे आपने पिछली कक्षा 9th में देखा होगा कि वहां पर हम ये कहते हैं कि बहुपद क्या होता है, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वहां पर यह बता दिया जाता है कि एक शर्त है, प्रत्येक परिमेय जो भी बीजीय व्यंजक है आपका वो बहुपद नहीं हो सकता। एक शर्त यहाँ पर वहां पर यह होती है कि जो भी चर राशि होगी उसकी घात जो होगी ऋणोत्तर पूर्णांक होगी, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वहां पर आपने देखा कि एक शर्त लागू हुई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी शर्त है कि प्रत्येक संबंध जो है वो फलन नहीं हो सकता। उसको हम फलन कब कहेंगे, उसकी शर्त है। अगर शर्तें संतुष्ट हो रही तो ठीक है, उस संबंध को हम फलन कह देंगे। अगर शर्तें संतुष्ट नहीं हो रही तो उसका मतलब फिर वो संबंध जो है आपका फलन नहीं है। वही शर्तें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। अगर हम दोनों को एक साथ मिलाकर कहें, इन दोनों जो शर्तें दी गई ये तो अलग अलग आपको कही गई हैं, इनको अगर एक शब्द में कहें तो इसका मतलब यह होता है, देखिए एक शब्द में यहाँ लिखा हुआ कि समुच्चय ए से समुच्चय बी को या समुच्चय बी का कोई संबंध, समुच्चय ए से बी का कोई संबंध फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबंध हो। ये एक लाइन में आपकी डिफिनेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए पहली बात, और समुच्चय ए के कोई अवयव ऐसा ना हो जिसका संबंध एक से अधिक अवयवों से हो। बी के एक से अधिक अवयवों से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए इन बातों को पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है कि समुच्चय ए है जिसके लिमिट है 0 1 एंड 4, और बी एक समुच्चय जिसके अवयव है -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है। अब ए से बी में संबंध है r1 r2 r3। यहाँ नीचे हमने इनको डिफाइन किया हुआ है इस प्रकार में। जैसे r1 की अगर हम बात करते हैं, r1 क्या कहलाता है, इसमें कहा गया x y आएगा, क्रमिक रूप में x y आएगा। कब आएगा? जब x बराबर क्या हो, y स्क्वायर। x किसके बराबर हो, y के स्क्वायर के बराबर हो, जहां x क्या है, a से लिया जा रहा है और y कहां से लिया जा रहा है, b से लिया जा रहा है। मतलब आप समझ जाइए, देखिए पहला अवयव है, दूसरा अवयव, यहाँ दूसरे अवयव यानी कि y के स्क्वायर पहले के बराबर, दूसरे अवयव का स्क्वायर पहले अवयव के यदि बराबर हो जाएगा तो हम उस क्रमिक चिन्ह को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर किया जाता है तो 4 आ जाता है, ये लिखा गया है यहाँ पर। तो लेकिन +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, ये भी सही है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, तो लिख दिया गया। 0 का स्क्वायर किया जाएगा तो 0 आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले क्रमिक ये। तो R1 क्या है? संबंध। संबंध कल भी बताया जा चुका है आपको, इस तरीके से आपने R1 ज्ञात कर लिया। अब R2 की बात कर लेते हैं। R2 जो है उसमें कहा गया कि x y क्रम आएगा, कब आएगा? जब y बराबर अंडर रूट x हो। y बराबर क्या हो? अंडर रूट x हो, और x कहां से ले जाएगा? a से, और y कहां से ले जाएगा? b से। मतलब आप देखिए, अब यहाँ पर अंडर रूट लगाया गया तो आप यही समझें कि इसमें क्या अंतर है? अगर y स्क्वायर बराबर x है तो कुछ लोग तो यही कहेंगे अगर y स्क्वायर बराबर x है तो इसका मतलब तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x हो जाएगा। पर वहां आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर y स्क्वायर बराबर x लिखा हुआ है हमारे पास, y स्क्वायर बराबर x, तो इसका मतलब क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट। प्लस माइनस आता है ना, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा? प्लस को हटा दिया, मतलब माइनस को हटा दिया, क्यों प्लस में लिखा? ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों में अंतर है। अब इसमें क्या अंतर होगा देखिए, अब इसको समझिए जरा। x पहला अवयव है, y दूसरा अवयव, यानी पहले अवयव का वर्गमूल जो आप निकालेंगे, धनात्मक वर्गमूल जो निकालेंगे, वो दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। देखिए 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा। 1 का वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल 1 ही आएगा। और अगर 4 की बात करें तो 4 का धनात्मक वर्गमूल क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसलिए ये 3 अवयव आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका R2 हो गया। R3 की बात कर लेते हैं। R3 में कहा गया है x y से संबंधित इस प्रकार से है कि y बराबर x प्लस 1 है। y बराबर क्या है? x प्लस 1 है, एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसमें देखिए x पहला अवयव, y दूसरा अवयव, अर्थात पहले अवयव में हम एक जोड़ें तो दूसरा अवयव मिल जाना चाहिए। अब जरा देखिए, x कहां से ले जाएगा? a से ले जाएगा। तो जरा 0 में अगर हम एक जोड़े तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए 0 का संबंध किससे हो गया? 1 से। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब 1 का संबंध किससे हो गया? 2 से हो गया। ठीक है, और 4 में 1 जोड़े में कितना मिलेगा? 5। इसका मतलब 4 का संबंध 5 से होना चाहिए, परंतु आप चेक करिए क्या 5 यहाँ b में है? नहीं ना भाई। दूसरा अवयव क्रमिक में यहाँ जो भी आएगा वो b में संबंधित होना चाहिए, b में होना चाहिए। हमने 0 में 1 जोड़ा, 1 आया। अब 1 चेक कर लीजिए 1 b में है कि नहीं? तो है। ठीक, उसके बाद अगर हमने 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, तो 2 को चेक कर लीजिए b में है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं b में। परंतु अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 4 रखेंगे 4 1 5 आ जाएगा, तो y का मान 5 हो जाएगा। क्या y तो यहाँ पर होना चाहिए ना b में, तो 5 तो इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब हम 4, 5 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो R1 R2 और R3, अभी तक ये जो भी बात उदाहरण दिया गया आपको R1 R2 R3, ये तीनों संबंध। ठीक है, अब संबंध के बारे में तो आपको कल भी बताया जा चुका है, इसलिए इनको समझने में कोई समस्या नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि R1 R2 R3 जो 3 उदाहरण हमने दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संबंध है जो कि फलन है और कौन सा ऐसा जो फलन नहीं, जो हमारी फलन की इन शर्तों को संतुष्ट करेगा तो वो फलन होगा, और नहीं करेगा तो नहीं। ठीक, अब देखिए प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए b से। पहली शर्त यही कहती है, a के प्रत्येक अवयव का संबंध b के अवयव से होना चाहिए, किसी न किसी अवयव से होना चाहिए। जरा देखिए, पहला अवयव 4 4 1 4 1 0, मतलब जो R1 है इसमें पहली शर्त तो संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही? अगर हम पहला अवयव देखें 4 4 1 1 0, मतलब 0 1 4, यही तो मतलब हुआ। तो 0 1 4, तो देखो अब a में तो कोई अवयव ऐसा बचा नहीं, 0 1 4 तीन ही अवयव थे, तो पहली शर्त संतुष्ट हो रही है, परंतु दूसरी शर्त भी चेक करना चाहिए। क्या दूसरी शर्त कहती है? कि a के किसी अवयव का b के एक से अधिक अवयव संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब एक अवयव का संबंध एक से। सीधी सी बात ये। जरा देखिए 4 का संबंध किससे है? -2 से।
और 4 का संबंध किससे है? 2 से भी है। इसका तो 2 लोगों से संबंध हो गया। 4 का संबंध आपका 2 से भी हो गया, -2 से भी हो गया, जबकि मना किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध -1 से भी है, ये भी बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये R1 जो है ये संबंध तो है, परंतु ये फलन फंक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि फलन R1 जो है वो फलन नहीं, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हम R2 की बात कर लेते हैं। R2 की बात करते हैं, लेकिन पहली शर्त को जरा देखिए। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए, ठीक है, किसी न किसी अवयव से। तो जरा पहला अवयव चेक किया जाए तो 0 1 4 0 1 4, अब ए का सभी अवयव पूरे हो गए। दूसरी शर्त चेक करिए, ए के एक अवयव का एक से ही संबंध होना चाहिए। तो देखो 0 का संबंध किससे है? 0 से। 1 का संबंध किससे? 1 से। 4 का संबंध किससे है? 2 से। मतलब ये दूसरी शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है, पहली शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो R2 है इसमें फलन का गुण है, तो ये क्या है? एक फलन। R2 क्या है? फलन है। R1 फलन नहीं है। R3 की बात कर लेते हैं जरा। अगर हम इसमें देखें पहला अवयव तो 0 आ गया, 1 आ गया, 0 1 केवल 2 ही अवयव मिले। इसमें कितना है? 3। तो 4 का तो किसी संबंध है ही नहीं ना, जबकि पहली शर्त क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। यहाँ तो नहीं है ऐसा। इसका मतलब यहाँ पर पहली शर्त संतुष्ट नहीं कर रही। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि ये फलन तो नहीं। जरा दूसरी शर्त को भी हम चेक कर लेते हैं। दूसरी शर्त कहती है मतलब एक अवयव का एक सही संबंध होना चाहिए। इधर 0 का संबंध किससे? 1 से, और 0 किसी संबंध नहीं। 1 का संबंध किससे? 2 से। ये बात सही है। इसका मतलब दूसरी शर्त तो सही चल रही है, लेकिन दूसरी शर्त सही तो पहली शर्त को संतुष्ट नहीं कर रही है। शर्तें दोनों होनी चाहिए। जब दोनों शर्तें संतुष्ट होंगी तभी उसको हम फलन कहेंगे, अर्थात R3 जो है वो फलन है। अब ये तो खैर आपको समझ में आ गया कि R1 R2 और R3 में कैसे हमने चेक कर लिया। अब इसी चीज को एरो डायग्राम यानी तीर आरेख के जरिए कैसे समझें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये चीजें लोगों को कम समझ में आती है। तो एरो डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझे तो वो चीजें काफी आसान हो जाती है। तो एरो डायग्राम जैसे हम बनाते हैं तो इसका बनाने का तरीका क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो इस प्रकार से वृत्त बना सकते हैं आप, या फिर अंडाकार इस प्रकार से आकृति जैसा बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में ए कर लीजिए और इधर बी कर लीजिए, क्योंकि जिससे जिसमें संबंध है ए से बी में संबंध है यहाँ पर। ए से बी, तो ए इधर रहेगा, बी इधर। अब ए के वैल्यू लिख दिया गया 0 1 4, बी के एलिमेंट लिख दिया गया -2 -1 0 1 2, और ये यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? इसमें भी तीर लगा हुआ है, तो ये तीर बता रहा है कि ए से बी की ओर तीर है, मतलब ए से बी में संबंध कौन है? नाम क्या है उसका? R1। ठीक, अच्छा। अब आपने इसमें तो बना ही लिया था ये। तो 4 का संबंध किससे था? -2 से। 4 का संबंध -2 से, फिर 4 का संबंध 2 से भी था, 1 से भी था, 1 का -1 से भी था, और 0 का 0 से भी था। अब जरा बताइए, हमने अभी क्यों कहा था कि इसमें दूसरी शर्त लागू नहीं होगी? देखिए एक अवयव है 4, वहां पर अगर आप देख रहे हो वहां से तो 2 तीर ऐसे जा रहे हैं, तो इधर से किसी अवयव में केवल एक ही तीर जाना चाहिए। इधर से अगर हम किसी एक अवयव की तरफ से देखें, 4 की तरफ देखें, तो एक ही तीर जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कितने तीर जा रहे हैं? 2, तो 2 तीर चले जाएं, 3 तीर चले जाएं, मतलब एक से अधिक तीर जा रहे हैं। इसका मतलब ये R1 जो है फलन है, ये फलन नहीं है। यहां से भी आप समझ सकते हैं। R2 की बात करिए, 0 का संबंध 0 से, 1 का 1 से,
4 का 2। पहली शर्त आपको संतुष्ट हो रहा है। देखिए यहाँ कोई अवयव ऐसा है क्या जिसमें तीर ना लगा हो? कोई नहीं। इधर से आप अगर देख रहे हैं तो सभी में तीर लगा है। एक अवयव से एक ही तीर गया है कि नहीं गया? बिल्कुल गया, देख सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे इधर तो देखो ये 3 है, इधर ये -1, इधर -2 है, इनका तो कोई संबंध नहीं है। तो ये अवयव किसके हैं? बी के हैं, ए के नहीं है। हमने यहाँ क्या कहा था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। बी की हमने बात नहीं की। एक बी का हो सकता है कि नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। बी में ऐसे अवयव हो सकते हैं कि जिनका ए से कोई संबंध ना, परंतु ए में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका बी के अवयव में संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए R2 जो है ये क्या है? फलन। हम R3 की बात कर लेते हैं। R3 की अगर हम बात करें तो देखिए 0 का 1 से, आपने देखा 1 का 2 से, तो एक तीर ही जा रही है, परंतु पहली शर्त क्यों नहीं लागू हो रही? देखिए जरा 0 से तीर गया है, 1 से तीर गया, लेकिन 4 से गया है क्या? नहीं गया। इसका मतलब एरो डायग्राम ही बता देगा आपको कि R3 जो है वो फलन, ये फलन ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी संबंध आपको दिया जाए और ये आपको चेक करना हो कि वो जो संबंध आपको दिया गया है वो संबंध फलन है अथवा नहीं, तो आप इस प्रकार से, चाहे आपको इस रूप में दिया गया तो आप इस तरीके से उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको अब देखो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आपको ये बनानी होती है। शुरुआती है तो हमने इसमें से आपको पहचान करना बताया। ठीक है, ये रोस्टर विधि में है और ये आपका समुच्चय निर्माण विधि यानी गुण विधि में लिखा है। आपको समुच्चय के चैप्टर में पढ़ाया गया था समुच्चय निरूपण के तरीके। ठीक है, तो ये रोस्टर विधि में लिखा हुआ है जिसमें कामा लगा करके लिख रहे हैं, और इसमें क्या है? समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम गुण विधि कहते हैं, सेट बिल्डर में कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में कहा जाता है। तो अब क्या इसमें बता दिया जाए, इसमें दिया होगा तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या आपको हो सकता है एरो डायग्राम दे दिया जाए। तो मतलब तीन में से किसी भी रूप में अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि संबंध है, वो संबंध जो है फलन है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछने वाला केवल आपसे इतना क्वेश्चन पूछे, इतना वो केवल समुच्चय ए आपको बता देगा, बी बता देगा और ये कहेगा कि ए से बी में एक संबंध है आपका जिसमें y स्क्वायर बराबर x है। इसका मेन कथन क्या है? x बराबर y स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर x लिख दीजिए। जहां x लिया जाता है a से और y लिया जाता है b से। अब आपको बताना होगा ये जो है फलन है अथवा, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया। क्वेश्चन इस तरीके से भी नहीं दिया गया, इस तरीके से भी नहीं दिया गया, इस तरीके से भी नहीं दिया गया, क्वेश्चन अलग तरीके से दे दिया। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, परंतु आपको हर तरीके से ये आना चाहिए, पहचान करना आना चाहिए कि वो संबंध जो हमें दिया गया है उस फलन है कि। तो अगर आप क्वेश्चन इस तरीके में दिया गया है तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब ये हो रहा है। और इसको अगर आप इस रूप में लिखना चाहें, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में लिख करके तो पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अगर रोस्टर फॉर्म से भी नहीं पहचान पा रहा है तो एरो डायग्राम बना लीजिए और एरो डायग्राम से आप मतलब कहने का मतलब ये है कि फलन क्या है, किस संबंध को हम फलन कहेंगे, किस संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे, इसका पहचानना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। ठीक है, बेसिक स्तर पर देखा जाए तो इसका पहचानना बहुत कठिन कार्य नहीं है, आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला बिंदु क्या लिखा हुआ है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में किसी फलन f को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता। क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम लोग किताबों में क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर संबंध जो है उसमें r से R1 से R2 से R3 से इस तरीके से अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जबकि हम फलन की जब चर्चा करना चाहते हैं तो फलन
जो है वो F से निरूपित कर देते हैं, G से निरूपित कर देते हैं, H से निरूपित कर देते हैं। ठीक है, तो F है, G है, H है। हालांकि ये कोई निश्चित नियम नहीं है, पर ये एक ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन है, एक प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना है, सामान्य तौर पर ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें F, G, H ही आता है फलन। ठीक है, तो अगर F से वहां पर निरूपित किया जा रहा है तो फलन लिखने का तरीका क्या है? तो फलन लिखने का तरीका ये अब यहाँ पर देखिए F such that F is the function from A to, यानी इसमें आपको देख के पहचान लेना है A से B में फलन। ठीक है, दूसरी बात महत्वपूर्ण है, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने 3 संबंध लिखे थे, लेकिन उनमें से 3 में से सभी तो फलन नहीं थे, एक ही फलन निकला। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हम प्रत्येक संबंध को हम फलन नहीं कहते। ठीक, दूसरा है प्रत्येक फलन को संबंध कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम ये कहें यहाँ पर R2 की बात करते हैं कि R2 एक फलन है, तो क्या ये बताइए R2 एक संबंध नहीं है? बिल्कुल है। तो जो भी फलन होगा वो एक संबंध है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, परंतु प्रत्येक संबंध को हम फलन नहीं। ठीक है, और ये पॉइंट तो आपको बताया ही गया है कि इन दोनों शर्तों को जो हमने इस तरीके से लिखा है उसको एक लाइन में आपको ऐसे याद कर लेना है कि समुच्चय A से समुच्चय B का कोई संबंध फलन कहलाएगा यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के अद्वितीय यानी कि यूनिक इसको कहते हैं अवयव से संबंध। अद्वितीय का मतलब ऐसा होता है कि जिनके समान कोई दूसरा ना, तो उनको हम अद्वितीय कह देते हैं। मतलब एक ही अवयव संबंध होगा, एक से अधिक अवयव संबंध। ठीक है, तो इस तरीके से अभी खैर फंक्शन में और रिलेशन में काफी चीजें बाकी हैं, परंतु आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे कल की वीडियो में रिलेशन बता दिया गया और आज की इस वीडियो में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हों। इसके बाद आपको करना ये है कि अपने बुक से एक बार सारी चीज़ों को रीड करिए, एग्जाम्पल्स को देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखिए और आगे के जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको भी आप ध्यान से समझिए।